हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पुनः आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री के सीरीज में आज हम लोग लेकर आए हुए हैं आप लोगों के बीच, जैसा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मैंने बताया था कि मॉन्टेग्यू सभी भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे और उन्हीं के नाम पर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रखा गया। उसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा मैंने आप लोगों को किया था कि प्रांतों में स्वशासन लाने के लिए उसने डायरेक्टरी सिस्टम को अपनाया था और जो विषय थे उसको दो भागों में बांटा था। एक आपका आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो मैंने बताया था कि आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय शामिल थे और हस्तांतरित विषय में कौन कौन शामिल थे। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाली वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो में आए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का एक दूसरे वीडियो के साथ, पहले वाले वीडियो के साथ कनेक्शन रहता है दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की कुछ जो विशेषताएं था, जिसमें कुछ विशेषताएं, दो विशेषताएं मैंने बताया था, उसके आगे की विशेषताएं क्या क्या थी। तो मैंने बताया था कि विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो वर्गों में बांटा गया था। तो जो आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से किया करता था। चूंकि दो थे, एक कार्यकारी परिषद थे और एक भारतीय मंत्री थे। तो जो आरक्षित विषय था उसका संचालन गवर्नर कार्यकारी परिषद की सहायता से करता था और हस्तांतरित विषयों का जो संचालन है भारतीय मंत्रियों की सहायता से। तो कार्यकारी परिषद की सहायता से आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय का भारत मंत्रियों की सहायता से। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद नहीं। जो कार्यकारिणी परिषद था वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, लेकिन मंत्री जो होते थे वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। मताधिकार में वृद्धि की गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज़्यादा विस्तार किया गया। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो था 1909 में मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति दिया गया था, शुरू किया गया था और 1919 में उसको वृद्धि कर दिया गया। मतलब उसको बढ़ा के ईसाई को, सिख को और भी अन्य लोगों को, दलितों को ये उसमें इजाफा करके उसमें वृद्धि किया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये सब चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषताएं थी दोस्तों। तो ये प्रांतीय सरकार में हुआ था। केंद्रीय सरकार में भी बहुत सारा बदलाव हुआ, सुधार होने की बात हुई। सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय एवं प्रांतीय। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्य होते थे, जिसमें 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल का पूर्ण अधिकार होता था। जो आरक्षित विषय होते थे उसमें गवर्नर जनरल का पूरा अधिकार होता था। गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का अधिकार था। अगर कोई मांग किया जाता था तो गवर्नर जनरल को ये पूरा अधिकार था कि उसके मांग में वो कटौती कर सकता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका था उसको 2 सदन में बांट दिया गया, एक केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। तो जो केंद्रीय विधानसभा होता था उसको निम्न सदन बोला जाता था और जो राज्य परिषद होता था उसको उच्च सदन बोला जाता था। जैसा कि आज भी आपको निम्न सदन और उच्च सदन आप लोग को सुनने को मिलता है। निम्न सदन आपका लोकसभा हो गया और उच्च सदन आपका राज्यसभा हो गया। राज्य परिषद का कार्यकाल जो होता था वो 5 वर्ष होता था। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो राज्य परिषद होता था उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? तो 5 वर्षों का होता था। इसमें एक अहम बात यह था कि इसमें पुरुषों की सदस्यता नहीं होती, महिलाओं की सदस्यता नहीं होती थी, केवल पुरुषों की सदस्यता जो केवल पुरुषों की थी। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, लेकिन गवर्नर अपनी इच्छा अनुसार इसको बढ़ा सकता था। सदस्यों को प्रश्न पूछने का, मांगे प्रस्तुत करने का, स्थगन प्रस्ताव लाने का तथा बजट को अस्वीकार करने का अधिकार था। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह था कि बजट का 75% हिस्सा, 75% हिस्सा बिना सदस्यों की अनुमति के पारित किया जा सकता था। सोच लीजिए ये कितना बढ़िया सुशासन था। दोष इसके क्या क्या थे दोस्तों? तो दोस्त पहला तो सीमित मताधिकार था। पूरा मताधिकार, लोगों को मत देने का पूरा अधिकार नहीं दिया गया था, सीमित मताधिकार था। कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को वोट देने का अधिकार था। केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था। जो गवर्नर जनरल होते थे और उनका जो कार्यकारिणी परिषद होता था उस पर सदस्यों का कोई नियंत्रण नहीं था। सीटों के बंटवारे में प्रांतीय महत्व, मतलब प्रांतों को महत्व दिया था सीट के बंटवारे में। मतलब कौन सा प्रांत को क्या महत्व देना चाहिए, वो प्रांत को प्रांतीय आधार बनाया था। और ये प्रांतीय आधार बनाने के पीछे कहीं ना कहीं प्रांतों को एक दूसरे से अलगाव करने के, प्रांतों के बीच अलगाव करने की मंशा उन लोगों का था। संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण भाव, जैसा कि आपने देखा था
कि जो क्या नाम है इसका कार्यकारी गवर्नर जनरल का पूरा अधिकार था, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता था वो आपका, और इसमें मंत्री जो होते थे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे, लेकिन उसका कार्यकारिणी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। इसका मतलब एक संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था, संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं था, एक तरफा उत्तरदायित्व था। इसका मूल्यांकन में आप देखेंगे दोस्तों कि प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से सही उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। मतलब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है कि उत्तरदायी शासन की शुरुआत कब हुआ था, आंशिक रूप से ही सही 1919 के शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। मतदाताओं में मत देने की व्यवहारिक समझ का विकास हुआ था, जो वोटर्स थे उसमें वोट का महत्व का डेवलप हुआ था, उसका क्या इंपॉर्टेंट है ये समझ उन लोगों को विकसित हुआ था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना, नियुक्ति व्यवस्था, मतलब द्विसदन, उच्च सदन और निम्न सदन, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति, भारत मंत्री के वेतन एवं भत्ते ब्रिटिश राजस्व। पहले क्या होता था कि भारत मंत्री के जो वेतन होता था, भत्ता होता था, वो भारतीय राजस्व दिया जाता था, लेकिन 1919 के शासन अधिनियम में के बाद यह तय किया गया कि नहीं, भारत मंत्री के जो वेतन और भत्ते होंगे वो ब्रिटिश राजस्व दिए जाएंगे। तो ये सारा इसका मूल्यांकन था। ये दोस्त थे कांग्रेस की प्रतिक्रिया, चूंकि उस समय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो ऑर्गेनाइज संस्था थी, तो उसकी प्रतिक्रिया जानना, अगर आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में अगर लिखना हो दोस्तों, रिटेन में आंसर लिखना हो, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बिना अधूरा आपका आंसर अधूरा रहेगा। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या था, निराशाजनक एवं असंतोषकारी। मतलब बम्बई अधिवेशन 1918 में आयोजित किया गया, जो हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, और उसमें ये अधिवेशन में कहा गया कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो असंतोषजनक है और असंतोषकारी है और निराशाजनक है। मतलब ये एक लॉलीपॉप है, ये लोगों को फुसलाने का है, लोगों को बांटने का है ना। तो कभी कभी पूछ देता है कि कौन से अधिवेशन में ऐसा कहा गया, चाहे 1919 भारत शासन का अधिनियम का के प्रतिक्रिया राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो बम्बई अधिवेशन में। कब हुआ था, 1918 में। किसके अध्यक्षता में हुआ था, हसन इमाम के अध्यक्षता में। तो दोस्तों ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का एंट्री होता है और गांधी जी क्या क्या हमारे देश में शुरुआत करते हैं, जैसे खेड़ा सत्याग्रह हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया, अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गया। इन तमाम बातों को हम लोग एक करके अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।